Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 3rd of December 2023. तो आज हम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस दोनों की एनालिसिस देखेंगे. फर्स्ट न्यूज़ है बैटलिंग वाटर वॉज इन लैंड ऑफ ट्रेजेडी. तो भोपाल गैस लीक हुआ था 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से. मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हो गई थी जो कि पॉइजनस होती है, लीथल होती है. बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, अप्रॉक्स 15,000 लोगों की डेथ हुई थी. तो अभी तक जो एरिया का वाटर है भोपाल के आसपास, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास का एरिया है, वहाँ पर अभी भी वाटर कंटामिनेटेड है. वाटर में बहुत सारा मर्क्यूरी है. तो यही बताया गया है यहाँ पर कि 1984 में कितने सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी. दिस इज बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट डम्प्ड बाय द यूनियन कार्बाइड विद इन इट्स फैक्ट्री premises from 1969 to 1984 and 11 lakh tons of contaminated soil have not yet been cleared by authorities despite court orders and warnings. Officials confirmed and 1 ton of mercury भी है सॉइल में as per a government commission study in 2010. 150 tons of underground dumps है. तो भोपाल गैस लीक पढ़ सकते हो आप इसके बारे में. एंड आई थिंक इसके ऊपर एक सीरीज़ भी आई है नेटफ्लिक्स पे, द रेलवे मैन, ये भी देख सकते हो. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट टू बिहार क्लियर एनक्रोचमेंट्स नियर द गंगा. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं तो उसको हम स्किप कर रहे हैं. इंडिया नॉट अमंग 118 नेशंस जिन्होंने प्लेज किया है कि ग्रीन एनर्जी को पुश करना है. तो इसका नाम है ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज. अब इंडिया ने इसको क्यों नहीं साइन किया हमें नहीं पता, क्योंकि हिंदू ने पूछने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है. हो सकता है कि यहाँ पर टेक्स्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा टेक्स्ट हो जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता हो जिसकी वजह से इंडिया ने इसको साइन ना किया हो. तो एज मैनी एज 118 कंट्रीज साइंड अ प्लेज कि जो इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है बाई 2030 ड्यूरिंग द ऑनगोइंग COP28 क्लाइमेट समिट, इसको 3 टाइम्स करना है. तो इंडिया इज अमंग दोज कंट्रीज जो कि लिस्ट में नहीं है. दूसरा चाइना भी इस लिस्ट में नहीं है. Though the plan to substantially increase renewable energy capacity and energy efficiency and form it up into a declaration, ये COP28 में पहली बार फ्लोट की गई थी बाय द यूरोपियन कमीशन. तो इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, हम पहले से कमिटेड हैं कि हमें 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से बनाना है बाई 2030. एंड इंडिया क्लोज है टू 170 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. अब हमने इस प्लेज को क्यों नहीं साइन किया ये अभी तक नहीं क्लैरिटी है. जब क्लैरिटी होगी तो हम देख लेंगे. आज हम द हिंदू पहले इसीलिए डिस्कस करें क्योंकि संडे के इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती नहीं है. नेक्स्ट है मोदी मुइजू एग्री टू सेट अप कोर ग्रुप टू फर्दर डीपन टाइज. तो जब से प्रेसिडेंट मुइजू आए हैं मालदीव्स में तो इनको ये माना जाता है कि ये प्रो चाइनीज़ कैंडिडेट थे. एंड जैसे कि आए तो उन्होंने इंडिया से ये भी कहा कि आप अपने मिलिट्री को यहाँ पर डाउन स्केल करो, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक कोर ग्रुप बनाने की बात की गई है सो दैट यहाँ पर टाइज और ज़्यादा डीपन हो सके. तो इंडिया मालदीव्स रिलेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है GS2 के लिए, तो आपको टॉपिक प्रिपेयर करके रखना है इंडिया मालदीव्स रिलेशन. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. सक्सेना लॉन्चेस 800 करोड़ कैंपेन फॉर अर्बन विलेजेस. अब एज सच ये स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही ये प्रॉब्लम्स में आएगी. मेंस में कहीं मेंशन करना है तो कर सकते हो. तो अर्बन विलेजेस दिल्ली में बनाने के लिए दिल्ली ग्रामोदय योजना को लॉन्च किया गया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जाएगा, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर सिविक फैसिलिटीज़, बेटर स्पोर्ट फैसिलिटीज़, ये सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी. इन कश्मीर बीटिंग कोल्ड एंड पेट्रियार्की विद अ माउथफुल ऑफ विंटर्स वार्मथ. तो एक्चुअली पेट्रियार्की एक टॉपिक है सोशियोलॉजी में. एंड अगर आपको लगता है, वैसे इंडियन सोसाइटी का एक फीचर भी है पेट्रियार्की, तो कहीं आपको मेंशन करना तो आप कर सकते हो कि पेट्रियार्की को कैसे स्मैश या ब्रेक किया जा रहा है. तो एक्चुअली एक मीट डेलिकेसी है कश्मीर की हरिसा जिसको हमेशा मेन ही जाते थे लेने, एंड मेन ही इसको हमेशा सुबह खाने जाते थे लेकिन विमेन नहीं जाती थी. लेकिन अभी विमेन भी यहाँ पर जा रही हैं तो इसका मतलब ये स्टीरियोटाइप ब्रेक हो रहा है. तो लीविंग होम एट द क्रैक ऑफ dawn in sub-zero temperatures to eat harissa, a meat delicacy cooked overnight and served only for breakfast, has been the preserve of men for centuries. तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है. बाकी एक लाइन बहुत अच्छी कि स्पेसेस जो है ये इंट्रिंसिकली मैस्कुलिन या फेमिनिन नहीं होते, हम उन स्पेसेस को मैस्कुलिन या फेमिनिन की तरह क्रिएट करते हैं. तो हमने ही क्रिएट किया है, हमने ही पेट्रियार्की क्रिएट किया, हम इसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं और इसको जेंडर न्यूट्रल भी बना सकते हैं. बाकी यहाँ पर चिलिया कालन एक वर्ड लिखा हुआ है. जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं कश्मीर में तो उस समय ये वर्ड बोला जाता है चिलिया कालन. आगे हम चलते हैं. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पर NCST के बारे में लिखा है. तो एक बार NCBC के ऊपर क्वेश्चन आया था मेंस में, लेकिन उसका रीज़न भी कि उस समय NCBC पर इसीलिए क्वेश्चन आया था क्योंकि NCBC को रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था जिसकी वजह से उस समय क्वेश्चन आया था. तो चांसेस कम है कि NCST के ऊपर क्वेश्चन आए कि NCST जो है वो ठीक से काम नहीं करी है, क्या प्रॉब्लम है. NHRC के ऊपर क्वेश्चन आया है तो एक्चुअली आपको कुछ जनरल पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं जो कि आप NCST में भी लिख सको. क्या NCST फेल हो रहा है,
कृष्णा रो, तो कृष्णा रो के ऊपर एक प्रोजेक्ट है नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, जिसमें आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की टसल है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए नागार्जुना श्रीशैलम ये कौन से रिवर के ऊपर है, जो कि प्रीलिम्स में फैक्ट के उसमें आ सकता है। यहाँ पर थैयम की बात की गई, तो केरला का एक्चुअली ये रिचुअल फोक आर्ट है थैयम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द मेजॉरिटी विल हैव इट्स वे, लेकिन ज़रूरत यह है कि मिनॉरिटी का सही होना चाहिए। डिसेंट हमेशा अलाउ होना चाहिए। अगर डिसेंट अलाउ नहीं होगा तो सोसाइटी जो है वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। पहले सब कुछ डिसेंट था, नॉर्मल तो ये था कि स्लेवरी होनी चाहिए, लेकिन डिसेंट जो है बाद में यही नॉर्मल बनता है। तो ज़रूरत यह है कि मिनॉरिटी के पास सही होना चाहिए और यहाँ पर डिसेंट अलाउ होना चाहिए। कवच क्या है, तो कवच ऐड नहीं कर रहा है सिंगल किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं। कवच है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो कवच क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम या एंटी कोलिजन सिस्टम फॉर द ट्रेन, ये आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पर बताया गया आर्बिट्रेशन, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये टॉपिक है GS2 में। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन, इसके अलावा कंसीलिएशन हो सकता है, लोक अदालत हो सकता है। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं ये बहुत टाइट ग्रिप में रखते हैं आर्बिट्रेशन सिस्टम को और नए टैलेंट को आने नहीं देते हैं। तो कंसर्न्स रिलेटेड टू ADR, तो वहाँ पर आप ये पॉइंट ज़रूर मेंशन कर सकते हो। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ऑन सैटरडे लेमेंटेड दैट रिटायर्ड जजेस हैड केप्ट द आर्बिट्रेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री इन अ टाइट फिस्ट ग्रिप, और जिसकी वजह से जो अदर क्वालिफाइड माइंड्स हैं ये यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। आगे हम चलते हैं। स्टॉक टेक शुड अकाउंट फॉर फेलियर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज बेसिक ग्रुपिंग, तो ग्लोबल स्टॉक टेक एक्चुअली है क्या, ग्लोबल स्टॉक टेक, तो एक्चुअली कंट्रीज ने यहाँ पर कितने स्टेप्स लिए हैं, कितना यहाँ पर मिटिगेशन के लिए किया जा रहा है, उन सबको देखा जाता है। तो बेसिक ग्रुपिंग है यहाँ पर 4 कंट्रीज की, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का व्यू पॉइंट रखते हैं कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, CBDRRC के प्रिंसिपल्स के साथ अडेयर करने की ज़रूरत है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक इज अ फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट विच इज़ यूज टू मॉनिटर इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएट द कलेक्टिव प्रोग्रेस, जो कि की गई है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर यहाँ पर जो UN के चीफ हैं उन्होंने वार्न किया है कि कैसे हिमालयाज़ के जो ग्लेशियर्स हैं मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल यहाँ पर राइज हो रहा है। द बेसिक कंट्रीज आर अ ब्लॉक ऑफ 4 लार्ज न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, जो कि 2009 से एग्रीमेंट में बने थे एंड जो कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज का जो व्यू पॉइंट है उसको सामने रखते हैं। इन 2022 66% ऑफ मलेरिया केसेस साउथ ईस्ट एशिया में ये इंडिया से हैं। दो यहाँ पर केसेस कम हो रहे हैं लेकिन अभी भी 66% इंडिया से हैं। इट एड्स दैट ऑलमोस्ट 46% ऑफ ऑल केसेस जो कि रीजन में हैं ये हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू, एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, ह्यूमन पैथोजन विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी वजह से रिकरिंग मलेरिया हो रहा है। आफ्टर कोविड ब्रेक सेंटर अप्रूव्स 4th फेज रोल आउट ऑफ ज्ञान स्कीम। तो ये ज्ञान स्कीम क्या है, तो एक्चुअली जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं उन एक्सपर्ट फैकल्टीज़ को बुलाया जाता है एंड वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, दो बहुत कम पीरियड के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, लेकिन इनको बुलाया जाता है सो दैट ये अपना टैलेंट जो है लोगों में, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ है वहाँ तक पहुँच सके। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट एटलीस्ट 126 करोड़ रुपीज़ इन पेमेंट टू सपोर्ट फॉरेन फैकल्टीज ट्रैवल्ड एंड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द ज्ञान। तो बस आपको ज्ञान स्कीम पता होना चाहिए। यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। तो एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में क्या सरकार ने स्टेप्स लिए, तो हायर एजुकेशन के लिए आप बिल्कुल ये पॉइंट लिख सकते हो, ज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 एक्सोप्लैनेट्स फाउंड ऑर्बिटिंग अ नियर बाई ब्राइट स्टार, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। BCG रीवैक्सीनेशन, तो BCG की अगर हम बात करें तो TB के लिए BCG को यूज़ किया जाता है, लेकिन BCG क्या उतनी ही इफेक्टिव है, तो इसको लेकर मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं। तो लेकिन इंडिया में कभी भी BCG को लेकर क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। 2 TB में BCG को पहले रेकमेंड किया जाता था, लेकिन आज जो TB होती है ये ड्रग रेजिस्टेंट होती है, जिसकी वजह से अब BCG का उतना इस्तेमाल नहीं होता है, यही यहाँ पर बताया गया है। तो 23 states have consented to participate in the BCG revaccination study in adults that will be undertaken in a program implementation study, कि इस वैक्सीन की कितनी इफेक्टिवनेस है TB डिजीज इंसिडेंस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोविड रिलेटेड प्री टर्म बर्थ जो हैं क्या वैक्सीनेशन रिड्यूस करता है। वाई इज COP28 समिट फोकसिंग ऑन हेल्थ, तो इस बार जो COP28 है इसमें हेल्थ मिनिस्टेरियल मीटिंग भी हुई थी। तो इसमें एक्चुअली जो हेल्थ सेक्टर है इसको कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज के हेल्थ के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन यहाँ पर बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं। ऑन December 3 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 28 years ऑफ द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, क्लाइमेट हेल्थ नेक्सस विल टेक सेंट्रल स्टेज एट द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, जो कि UAE में हो रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हेल्थ है इसको हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है।
What are the concerns? So most G20 countries, including wealthy industrialized nations responsible for the majority of the historic greenhouse gas emissions, have failed to center health in their climate action. तो ज़रूरत है कि हेल्थ को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अगर आप फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ोगे तो अपने आप ही यहाँ पर जो एमिशंस है वो कम होंगे, एमिशंस कम होंगे तो एयर पोल्यूशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा तो जो यहाँ पर हेल्थ रिस्क है, जो एक्चुअली यहाँ पर प्री मेच्योर डेथ्स होती हैं, ये यहाँ पर कम होगी. इन इंडिया पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन इज सेट टू द ग्रेटेस्ट थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ को. एंड हीट रिलेटेड डेथ्स, फॉर एग्जांपल हीट वेव की वजह से भी यहाँ पर 10 लाख लोग एनुअली मरेंगे बाई 2090 अकॉर्डिंग टू द डेटा. क्या अनदर प्रोहिबिशन सर्वे बिहार में नीडेड है? तो बिहार में एक्चुअली लिकर प्रोहिबिटेड है. इसको लेकर 3 सर्वे पहले हो चुके हैं, तो क्या अभी एक और सर्वे की जरूरत है जानने के लिए कि लोग लिकर प्रोहिबिशन से खुश है नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो. मलेशिया जो है ये वीज़ा फ्री एंट्री कर रहा है इंडियन टूरिस्ट को वू करने के लिए. थाईलैंड भी ऐसा कर चुका है, श्रीलंका भी ऐसा कर रहा है. क्यों? क्योंकि कोविड-19 के बाद जो टूरिज्म सेक्टर है ये एक्चुअली डाउनफॉल में चला गया था, तो वापस से इसको रिवाइव करने के लिए, दो रिवाइव हो गया लेकिन और ज़्यादा रिवाइव करने के लिए यहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी इंडियन टूरिस्ट को. बस इतनी सी ये न्यूज़ है. द मैन हु रन्स हमास, हमें नहीं मतलब है कौन यहाँ पर हमास को रन कर रहा है. बाकी ये हम पहले इंडियन एक्सप्रेस में देख चुके हैं कि बुकर प्राइज़ यहाँ पर पॉल लिंच को मिला है, जो कि यहाँ पर आयरिश ऑथर हैं एक. इंडिया विल बी लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर. तो यहाँ पर जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये $250 बिलियन बन जाएगी 2030 तक एंड $100 बिलियन हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे. बाकी यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस किया गया है ब्रांड जो कि ब्लॉकचेन ट्रेसेबल टेक्सटाइल ब्रांड है, जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत. यहाँ पर आपको कहीं नाम मिल जाएगा. एक पीएम मित्रा स्कीम है जो कि मेगा टेक्सटाइल पार्क्स एंड एंटायर वैल्यू चेन को प्रमोट करने के लिए है. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन एंड अभी हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं. जल्दी हम यहाँ पर लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर बन जाएंगे ग्लोबली. इंडिया विल प्रोवाइड लीडरशिप इन कॉटन टेक्सटाइल्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स. तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो होते हैं जिनकी एक्चुअली कुछ फंक्शनल इंपॉर्टेंस होती है, वो यहाँ पर एस्थेटिक के लिए नहीं होते हैं. तो इट हैज़ 2 एडवाइजरी ग्रुप्स फॉर कॉटन एंड मैन मेड फाइबर. फिर यहाँ पर पीएम मित्रा की बात की गई है. हमारे पास टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है जो कि प्रमोट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द टेक्निकल टेक्सटाइल्स. टेक्निकल टेक्सटाइल्स के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं एंड ये आपके लिए एस्थेटिक अपील के लिए नहीं होता है कि आप ज़्यादा सुंदर देखो, उसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस होती है. फिर वहाँ पर एक कॉटन ब्रांड की बात की गई. इंडिया टी प्रोडक्शन जो है ये 12% से ज़्यादा हो गई है इन अक्टूबर एंड असम यहाँ पर लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये फैक्ट दिया हुआ. आधार पुट जापान बिहाइंड टेक कर्व. तो एक्चुअली इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यूपीआई सिस्टम है, हमारे पास आधार सिस्टम है, हम यहाँ पर जैम का यूज़ करते हैं, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी. और ये प्रोफेसर मुरई कौन है? तो एक्चुअली ये जो जापान है उनके यहाँ पर फादर ऑफ द इंटरनेट इन जापान कहे जाते हैं. इंपॉर्टेंट नहीं है. यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो इसी की अनाउंसमेंट है कि एक्चुअली करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फॉर दिस प्रीलिम्स एंड मेंस 2024. पूरा प्रीलिम्स कवर किया जा रहा है एंड पूरा मेंस कवर किया जा रहा है. तो अगर आपको ज्वाइन करना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. प्राइस यहाँ पर मेंशन है एंड बाकी आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, इसके अलावा आप अपनी सारी डिटेल्स भेज सकते हो. एंड बाकी हम फरवरी से रैपिड रिविजन भी इसी मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपको लेना है तो आप अभी ले सकते हो, वरना आप बाद में भी रैपिड रिविजन ले सकते हो. लेकिन अगर आप अभी से लोगे तो आपके पास ज़्यादा बर्डन नहीं होगा. नेक्स्ट है यहाँ पर आगे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. ब्रिटेन बिड्स फेयरवेल टू इट्स ओनली पांडाज एज द रिटर्न टू चाइना. तो एक्चुअली क्या करता था चाइना? पहले पैंडा डिप्लोमेसी करता था. जो 2 पांडा के पेयर्स हैं वो भेज देता था दूसरे कंट्रीज़ में. लेकिन उसके बाद ये पांडास थोड़े थोड़े बीमार रहने लग गए. आई थिंक एक वीडियो भी रिलीज़ हो गई थी, जो यूएस के पांडास हैं वो थोड़े पतले से हो गए थे. तो उसके बाद इन्होंने, चाइना ने बोला हम अपने पांडास वापस ले रहे हैं. तो वैसे ही ब्रिटेन से भी अपने पांडास वापस ले रहे हैं. तो ब्रिटेन्स ओनली 2 पांडास विल सून बी रिटर्न टू चाइना, ऑफिशियल सेड इन अ स्टैंड ऑफ दैट हैज़ डिस्परेटेड फेंस ऑफ द प्लेफुल. और ये जो बियर्स होते हैं पैंडास, इनके बारे में बात किया गया है. वैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस चाइना पैंडा डिप्लोमेसी करता है उसकी बात की गई है. पीएम मीट्स कतर आमिर फर्स्ट टाइम आफ्टर डेथ पेनल्टी टू 8 एक्स नेवी मैन. तो हम देख चुके हैं कि जो 8 एक्स नेवी मैन है उनको एक्चुअली डेथ पेनल्टी दे दी गई थी कतर में. उसके बाद इंडिया ने अपील कर दिया है एंड उस अपील को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है. बाकी हमारे पास एक और ऑप्शन है, मर्सी पिटिशन दे सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई इनका ईद वगैरह होता है तो जो कतर के आमिर हैं एंड जो कतर की हाईएस्ट अथॉरिटी है मर्सी पिटिशन को कंसिडर करते हैं. तो हो सकता है कंसिडर कर ले एंड अपील अभी सुनी जाएगी. बाकी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी हम इस इशू को उठा सकते हैं. कतर इंटरनेशनली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आप पहले की न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. आंध्रा सेमी गारंटेड पेंशन विद एड ऑन्स. तो हमेशा डिबेट रहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए, न्यू पेंशन होनी चाहिए. तो जो आंध्रा का सेमी गारंटेड पेंशन है विद एड ऑन्स, ये एक टेम्पलेट बन सकता है. तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो एम्प्लॉय होगा वो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करेगा, साथ में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करेगी. मान लो कि
इस कंट्रीब्यूशन को शेयर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो पैसा जनरेट हो पा रहा है वो लास्ट सैलरी का अप्रॉक्स 30% हो पा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको 33% देंगे या 40% देंगे, तो ये कैसे दे पाएंगे इतना? तो जो भी यहाँ पर गैप आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर 33% देने का वादा किया है, 30% जनरेट हो पा रहा है, तो जो 3% है सरकार अपने पॉकेट से देगी। वैसे ही अगर 50% का यहाँ पर वादा किया गया है, 30% आ पा रहा है, तो 20% सरकार अपनी जेब से देगी। तो इसमें फ़ायदा नुकसान क्या है? तो उतना फिस्कल बर्डन नहीं आएगा जो नॉर्मली ओल्ड पेंशन स्कीम में आता है, जिसमें सरकार को पूरा 50% देना पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार सिर्फ एक गैप देगी। तो ये टेम्पलेट हो सकता है, इसके लिए आंध्र प्रदेश एक ऑर्डिनेंस लेकर आया। द बिग फैट इंडियन वेडिंग, चीपर होटल्स, वीज़ा फ्री डील्स, ड्राइव बिजनेस ओवरसीज। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लास्ट मन की बात में ये बताया था कि जो हमारे इंडियंस हैं, जो बिग फैमिलीज़ हैं, ये बाहर जाकर वेडिंग करते हैं, तो फॉरेन वेडिंग्स क्यों कर रहे हैं ये लोग, इंडिया में ही वेडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका रीज़न बताया गया है कि चीपर होटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल थाईलैंड में यहाँ पर चीपर होटल्स होते हैं, लेकिन बाकी सारी कॉस्ट यहाँ पर बराबर होती है। दूसरी बात ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बिग इंडियन फैमिली हो तो ऑफकोर्स 3,000-4,000 लोग तो आपकी शादी में आ ही जाएंगे, एंड जिसकी वजह से आप उनको ही सर्व करते रह जाओगे, आप बाकी फंक्शंस के ऊपर यहाँ पर फोकस ही नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से ये लोग सोचते हैं बाहर शादी करेंगे तो कम गेस्ट को बुलाना पड़ेगा एंड सब कुछ सस्ते में भी हो जाएगा। तो ये एक रीज़न है। बाकी यहाँ पर ये बताया गया कि टैक्स कितना लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं तो 20% यहाँ पर टैक्स लगता है, एंड अगर 7 लाख से कम एक्सपेंडिचर है तो कोई TCS एप्लीकेबल नहीं होता। अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यहाँ पर लगता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, पर हमने देख लिया एक बार। फॉर एग्जांपल आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, आपने न्यूज़पेपर रीडिंग कुछ अपनी हॉबी लिख दी हो। आगे हम चलते हैं। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का स्टैटिक पोर्शन चाहिए प्लस जो हाईलाइटेड न्यूज़पेपर है, स्टैटिक नोट्स, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 150 रुपीज़। और अगर आपको लगता है कि हिंदू का रोज एडिशन होना चाहिए देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, या अगर आपको लगता है कि रिडंडेंट है तो भी आप बता सकते हो, तो हम हिंदू को बंद कर देंगे, हम सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके यहाँ पर थॉट्स आप बता सकते हो, एंड अगर आपको हिंदू का नोट्स चाहिए तो वो भी बता सकते हो स्टैटिक पोर्शन में। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप, कमेंट सेक्शन कहीं भी बता सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।